अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तला तारिक है और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है पाकिस्तान एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो शुरू करते हैं इसका। ये पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसका असल मसला ये था कि पाकिस्तान जो है वो 1971 की वॉर हार चुका था भारत और मुफ्ती बानी से, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 5.5 लाख से 6 लाख के दरमियान थी। और वहीं जो पाकिस्तान की तादाद थी वो सिर्फ 3.5 लाख के करीब थी। तो पाकिस्तान ये वॉर हार चुका था, तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स का एहसास हुआ। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काफ़ी बार कहा था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान ये काम ना कर सका। तो चलें इनिशियल पॉलिसी को देखते हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान क्या चाहता था। पाकिस्तान ने 1953 में एटम्स फॉर पीस को इनिशिएटिव को वेलकम किया। ये एक यूएस का इनिशिएटिव था न्यूक्लियर की तरफ। तो यूएस ये चाहता था कि जो मुल्क हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करें, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करें। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को इसको हासिल करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करने के लिए एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम किया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो 1956 में कायम किया गया और इसके जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम डॉक्टर नज़ीर अहमद था। तो पाकिस्तान ने इस काम स्टार्ट किया। तो पाकिस्तान ने को यूरेनियम की तलाश थी। यूरेनियम तलाश करने के लिए भी फिर पाकिस्तान ने काफ़ी सर्वे किए। तो पाकिस्तान को डेरा गाजी खान में यूरेनियम मिल गई। तो इसी सिलसिले में कुछ साइंटिस्ट ने भी कहा कि पाकिस्तान 1960 में प्रपोज़ल दिया कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बना लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त इशरत हुसैनी साहब जो सरबराह थे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने मना कर दिया। तो लेकिन अलबत्ता उन्होंने और भी काफ़ी काम किए, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को पीएचडी डिग्री लेने के लिए मुल्क से बाहर भेजा गया। तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक अच्छा काम था कि पाकिस्तान ने कम से कम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में अपने तालिब इल्मों को बाहर भेजा। तो फिर पाकिस्तान ने और इस शोबे में तरक्की की और एक और इंस्टीट्यूट कायम किया गया जिसका नाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, जो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रखा था। अब 1965 में थोड़ी गहमा गर्मी हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। वो चाहते थे उस वक्त के पाकिस्तान, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए पाकिस्तान के पास। अब उसी सिलसिले में पाकिस्तान ने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से भी रुजू किया कि वो पाकिस्तान वॉर में, तो लेकिन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईरान, इराक़, पाकिस्तान, तुर्की और यूके के दरमियान थी, ये जो है यूनाइटेड नेशंस ने इसको मना कर दिया और ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान खिदमात ना ले सका। तो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के उस वक्त जो प्रेसिडेंट है अयूब खान, और इन्होंने एक मीटिंग की मुनीर खान से, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में काम कर रहे थे। इनसे इस चीज़ के बारे में पूछा गया कि अगर पाकिस्तान ये काम करता है तो पाकिस्तान को कितने पैसों की ज़रूरत होगी। तो उस वक्त मुनीर खान साहब ने जो एस्टीमेट लगाया वो तकरीबन 150 मिलियन यूएस डॉलर के करीब था, जो उस वक्त अयूब खान ने मना कर दिया, ये कह के कि पाकिस्तान जो है अभी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर पाकिस्तान जब 1965 वॉर हुई, उसके बाद 1971 की वॉर हुई, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गए। तो फिर पाकिस्तान को पता लगा कि अब पाकिस्तान के पास कोई वेपन होना चाहिए ताकि मुल्क से जंग ना करें। तो इसके सिलसिले में एक मुल्तान मीटिंग की गई। अब मुल्तान मीटिंग में ये डिस्कस किया गया, बताया गया उनकी तरफ से, उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से, रज़ीउद्दीन सिद्दीकी जो थे, उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बहुत काम किया था। यूएस प्रोजेक्ट के, ब्रिटिश न्यूक्लियर प्रोग्राम और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उन्होंने काफ़ी काम किया था एटॉमिक पावर बनने में उन मुल्क के लिए। तो उस वक्त के जितने भी आपके बड़े साइंसदान थे उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। जैसे रज़ीउद्दीन सिद्दीकी ने यूएस और ब्रिटिश न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किया है, तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। बाद में रज़ीउद्दीन सिद्दीकी भी अलबत्ता पाकिस्तान आ गए थे। तो अब्दुल सलाम जो थे, उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स को
ये जो पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे थे उनको मेमो लिखा कि आप वापस पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह को आके रिपोर्ट करें। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट होगा एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बराबर का प्रोजेक्ट है, तो उनको बुलाया गया। अब ये थ्योरेटिकल फिजिक्स वालों को क्यों बुलाया गया? इसलिए क्योंकि जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो शुरुआत कह लें या उसकी बैकबोन कह लें, वो सारी थ्योरेटिकल फिजिक्स थी। तो एक टीपीजी ग्रुप था, उसको बनाया गया, उसको अब्दुल सलाम ने भी लेड किया। बाद अता वो 1974 में छोड़ के चले गए, लेकिन वो काम करते रहे पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए एक टीपीजी ग्रुप बनाया गया जो कैलकुलेशंस जैसे फास्ट न्यूट्रॉन कैलकुलेशंस वगैरह दी, वो सारी जितनी भी थी वो टीपीजी ने की, थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप ने। अब पाकिस्तान के पास कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल था नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको किस तरह किया जाए। तो उस वक्त भी ये एहसास दिलाया गया पाकिस्तान के साइंसदानों को कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है वो भी उन्होंने बग़ैर किसी कंप्यूटर या फास्ट कंप्यूटर के किया है। तो फिर पाकिस्तान के डॉक्टर थे, डॉक्टर तुफ़ैल नसीम, उन्होंने न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टार्ट किया। मुनीर अहमद ख़ान ने टीपीजी के सरबराह मुकर्रर हो गए, क्योंकि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे उनको जाना पड़ गया। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान ने डिज़ाइन बनाए। इनमें दो टाइप के डिज़ाइन थे, गन टाइप फिजन वेपन एंड इम्प्लोजन न्यूक्लियर वेपन। इन दोनों को पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया। तो उसके बाद 1974 में डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान ने भी ज्वाइन कर लिया। इन्होंने यूरेनियम के ऊपर काफ़ी काम किया और फिर इस डिज़ाइन को इन लोगों ने बना लिया। तो पाकिस्तान जो था 1977 और 1978 के दरमियान इम्प्लोजन न्यूक्लियर वेपन का जो था डिज़ाइन, वो कामयाबी से बना चुका था। अब इसकी टेस्टिंग करनी थी। टेस्टिंग एक बड़ा मसला था जो पाकिस्तान ने 1983 में किराना 1 के नाम से कंप्लीट कर ली थी। अब डिपेंड करते हैं, अब ये बन तो गया अब लेकिन पाकिस्तान जो है अगर किसी जंग की सूरत में चला जाए तो किस तरह से ये अपने एनिमीज़ को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए लैंड डिलीवरी सिस्टम है, तीनों तरह से कर सकता है, लैंड से भी कर सकता है, एयर से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है। अब आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है पाकिस्तान आर्मी की, वो ये जिम्मेदारी लेती है लैंड से करने के लिए। पाकिस्तान के पास 3 तरह के मिसाइल अभी भी हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। ये 3 तरह के मिसाइल पाकिस्तान जो है वो लैंड से यूज़ कर सकता है। अब एयर की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तान ने तकरीबन अपनी 4 से 5 स्क्वाड्रंस जो हैं एयरफोर्स की, वो इसके लिए रखी हुई हैं। जैसे नंबर 16 ब्लैक पैंथर्स, नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर और 18 F-16 जो यूएस ने डिलीवर किए थे 2012 में, वो न्यूक्लियर कैपेबल हैं। और जैसे ये ग्राद मिसाइल मिराज के साथ लगा हुआ है, तो एक ये भी अच्छा है कि पाकिस्तान ने एयर से भी न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकता है। उसके बाद सी में देखा जाए तो थोड़े अर्सा पहले पाकिस्तान ने एक सबमरीन से फायर किया था, अतफ 7 बाबर मिसाइल। और फिर पाकिस्तान, अब इंडिया ने भी अपनी INS अरिहंत बना ली है जो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। तो पाकिस्तान ने भी तकरीबन 2017 में इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है कि वो भी पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का इरादा रखा हुआ है। अब पाकिस्तान ने 2 मिसाइल C-802, C-803 ये दोनों चाइना से भी हासिल कर ली हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल को ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं दोनों मिसाइल। अब बात करते हैं वेपन्स डेवलपमेंट एजेंसीज़ की। तो इसके लिए 4 बड़ी एजेंसीज़ हैं। एक नेस्कॉम काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन है। अब नेस्कॉम के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे NDC हो गया, PMO हो गया, AWC हो गया, नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स हो गया, मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज़ हो गया। ये पांचों जो हैं नेस्कॉम के अंडर काम कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम कर रही है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो कि एक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसी को ये जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इसके अंदर भी डिफरेंट डायरेक्टरेट काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन भी इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रही है। अब फिर पाकिस्तान ने जो टेस्ट थे, 2 टेस्ट किए, चागी 1 एंड चागी 2। ये चागी 1 के अंदर 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। ये असल में एक रिस्पॉन्स था इंडिया को। इंडिया ने 2 टेस्ट किए थे 11 मई और 13 मई 1998 को। तो पाकिस्तान ने उसको जवाब देने के लिए अपने टेस्ट किए।
पहला रिस्पॉन्स टू इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट था ये। पाकिस्तान 7वां मुल्क बन गया जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। अब इस जगह को ढूंढना था जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो, काफ़ी कम पॉपुलेशन हो, और वहाँ पे कोई किसी को इतना नुकसान ना पहुँचे किसी पॉपुलेशन को। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे किया कि कौन सी जगह को किया जाए। तो चागी का उस वक्त स्टार्ट किया गया, चागी को चूज़ किया गया। फिर इस काम को देखने के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जो थी, तकरीबन 6 या सवा 6 किलोमीटर दूर जो है एक जगह बनाई गई थी, वहाँ से इसको कंट्रोल किया गया था। जो इसमें डेवलपमेंट टीम्स थी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी, KRL थी, कहूटा रिसर्च लेबॉरेटरीज़ थी, और पाकिस्तान आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर थी। ये 3 जो थी ये इसमें थी। और ये गन टाइप जो था डिज़ाइन, ये उसका टेस्ट चागी 1 के नाम से किया गया था। फिर चागी 2 में इम्प्लोजन टाइप बूस्टेड फिजन का काम किया गया। इसके अंदर जो टेस्ट टीम थी वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और पाकिस्तान आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स थी। ये 2 टीमों ने 30 मई को चागी 2 किया। फिर पाकिस्तान के पास अब देखते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन से हैं। तो एक M11 है जो एक बेसिकली चाइनीज़ है, गजनवी है, जिसकी तकरीबन 320 किलोमीटर रेंज है। शाहीन 1A 750 किलोमीटर, 900 किलोमीटर एंड 1000 किलोमीटर। ये बाद में इनकी रेंजेस को बढ़ाया जा रहा है। मीडियम रेंज में चेक करते हैं तो गौरी 1 है 1500 किलोमीटर के साथ, गौरी 2 है तकरीबन 2000 किलोमीटर के साथ। अब अबील एक बहुत बेहतरीन मिसाइल है जो इंडिया को आगे S-400 के ख़िलाफ़ यूज़ करने में करामत साबित होगा। इसकी रेंज तकरीबन 2200 किलोमीटर है। शाहीन 2 और शाहीन 3 ये थोड़े अच्छे और मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। क्रूज़ मिसाइल में देखा जाए बाबर 1, बाबर 2, बाबर 3, हतफ 8 और रात 2 बेसिकली ये एयर से भी लॉन्च हो सकते हैं, सी से भी यूज़ हो सकते हैं। ये ज़रब और हरबा ये भी सरफेस टू सी मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के। ये भी बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह करामत होंगे इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ने में।